दक्षिण एशिया के तटीय मैदानों में दुनिया भर के जहाजों को अपना अंतिम विश्राम स्थल मिलता है। यहाँ शिप रिसाइकलिंग एक बहुत बड़ा उद्योग है जो एक बढ़ते हुए देश की स्टील की भूख को शांत करता है। लेकिन दशकों तक यह काम गुमनामी के अंधेरे में चलता रहा, जहां हजारों मजदूर बिना किसी तय ढांचे या सामूहिक आवाज के दिन रात कड़ी मेहनत करते थे। वक्त के साथ एकजुट होकर उठाए गए छोटे छोटे कदमों ने बदलाव की उम्मीद जगाई। शिप ब्रेकिंग उद्योग का यह कायाकल्प स्थानीय कोशिशों और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के एक मजबूत तालमेल की वजह से मुमकिन हो पाया। भले ही उनकी भूमिकाएं अलग थीं, लेकिन 3 मुख्य पक्षों ने मिलकर इस बदलाव के इंजन के रूप में काम किया। पहला, अलंग सोशल शिप रिसाइकलिंग एंड जनरल वर्कर्स एसोसिएशन। यह इस आंदोलन का स्थानीय इंजन था, जिसने बिखरे हुए मजदूरों को एकजुट करके भारत की पहली मान्यता प्राप्त शिप ब्रेकिंग यूनियन बनाई, ताकि जमीनी स्तर पर सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित किया जा सके। जब हमने 2003 में एक यूनियन के रूप में गतिविधियां शुरू की थीं, तो 2005 में नियोक्ता, एम्प्लॉयर और अधिकारी, खास तौर पर एम्प्लॉयर, ये कह रहे थे कि यह कोई उद्योग ही नहीं है। यहाँ तक कि फैक्ट्री एक्ट भी इस उद्योग पर लागू नहीं होता। यह मिनिमम वेजेस एक्ट, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के दायरे में भी नहीं आता था। तब हमने पहला कदम उठाया और श्रम मंत्रालय को पत्र लिखकर मांग की कि इस शिप ब्रेकिंग उद्योग को न्यूनतम मजदूरी की अनुसूची, शेड्यूल में शामिल किया जाए। इसे इंडस्ट्रियल ग्लोबल यूनियन का रणनीतिक वैश्विक भागीदार के रूप में साथ मिला, जिसने अंतर्राष्ट्रीय ढांचा और दबाव बनाकर श्रम अधिकारों को वैश्विक मानकों तक पहुंचाया। हम अपने सहयोगियों के साथ मिलकर काम करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि श्रमिकों के अधिकारों का सम्मान किया जाए, उन्हें मिलने वाले सामाजिक संरक्षण और लाभ, एक टिकाऊ औद्योगिक नीति और वैश्विक पूंजी का सामना कैसे करना है, इस पर काम हो सके। FNV और JBU जैसे उन जहाजी देशों की यूनियनों से और मजबूती मिली, जिन्होंने शुरुआत से लेकर अंत तक जहाज निर्माण के अपने हुनर और विशेषज्ञता को यहां साझा किया। उनके सहयोग से ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने और विश्व स्तरीय कार्यक्रम चलाने में मदद मिली, जिससे मजदूरों को जहाजों को ज्यादा सुरक्षित और बेहतर तरीके से तोड़ने का कौशल मिला। दक्षिण एशियाई देशों के तटों पर तोड़े जाने वाले बहुत से जहाजों की शुरुआत नीदरलैंड से होती है और हमारे पास बहुत सक्रिय ट्रेड यूनियन सदस्यों और शॉप स्टीवर्ड्स का एक समूह है जो जहाज निर्माण उद्योग में काम कर रहे हैं। वे तोड़ने वाले उद्योग में काम करने वाली यूनियनों का समर्थन करने में बहुत रुचि रखते हैं। शुरुआती चुनौती सिर्फ अधिकारों की मांग करना नहीं था, बल्कि मजदूरों को यह सिखाना था कि उनके पास सुरक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के अधिकार हैं। इंडस्ट्रियल के शिप बिल्डिंग और शिप ब्रेकिंग सेक्टर की गतिविधियों में भाग लेने से पहले JBU शिप ब्रेकिंग देशों की वास्तविक परिस्थितियों को पूरी तरह से नहीं समझता था। हालांकि जैसे जैसे हमने इस सेक्टर की गतिविधियों के माध्यम से और अधिक जाना, हमने एक जहाज निर्माण करने वाले देश के रूप में एक बड़ी जिम्मेदारी महसूस की कि हम उस समय की प्रमुख चुनौतियों का समाधान करने में मदद करें, जैसे शिप ब्रेकिंग साइटों पर श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और पर्यावरण की रक्षा करना। हम उन श्रमिकों के प्रति भी अपना सम्मान व्यक्त करना चाहते थे जो हमारे साथ मिलकर इस समुद्री उद्योग को सहारा देते हैं। शुरुआती चुनौती सिर्फ अधिकारों की मांग करना नहीं था, बल्कि मजदूरों को यह सिखाना था कि उनके पास सुरक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के अधिकार हैं। यह जरूरी नहीं है कि किसी संस्थान में काम करने वाले हम सभी लोगों के पास एक जैसी ट्रेनिंग, सोच, हौसला या जनता की भलाई के लिए काम करने की प्रतिबद्धता हो। इसलिए आपको एक साझा आवाज की जरूरत होती है और यह यूनियन वही साझा आवाज है और यह बेहद महत्वपूर्ण है। यह एक ऐसी पहचान है जिससे हर मजदूर खुद को जोड़ सकता है। वह जुड़ाव महसूस कर सकता है और सुरक्षित महसूस कर सकता है कि अगर उसका शोषण या उत्पीड़न होता है या उसे किसी भी तरह से भुगतान नहीं मिलता है, तो उसके पास सुरक्षा, मदद और सहारा पाने के लिए एक विकल्प मौजूद है।
मुंबई में पीने का साफ पानी उपलब्ध कराना एक बड़ा मील का पत्थर था। यहाँ प्लॉट नंबर 240 में एक दुर्घटना हुई थी, जहां 6 मजदूरों ने अपनी जान गंवा दी थी, जिनमें से 4 पास के ही पीपला नाम के गांव के थे। जब मैं अपने सहयोगी के साथ वहां गया और उनके रिश्तेदारों को बताया कि जब आप ये अंतिम संस्कार पूरे कर लें तो कृपया हमारे कार्यालय आएं और हम प्रोविडेंट फंड से पेंशन दिलाने की कोशिश करेंगे। लोग हम पर हंस रहे थे, क्योंकि तब तक शिप ब्रेकिंग में पेंशन शब्द का इस्तेमाल करना एक मजाक था। किसी को पेंशन नहीं मिलती थी, लेकिन हमने पेंशन के लिए आवेदन किया। हमने न केवल गुजरात सरकार के पीएफ कार्यालय के माध्यम से, बल्कि HMS हिंद मजदूर सभा के जरिए भी इसका पीछा किया। हमारे सचिव स्वर्गीय श्री नागपाल जी, जो पीएफ समिति के ट्रस्टी थे, उन्होंने भी दबाव बनाए रखा और कुछ सालों की लड़ाई के बाद उन 4 मजदूरों के परिजनों की पेंशन पास हो गई और हमें मजदूरों की हमदर्दी और भरोसा मिला कि यह यूनियन सिर्फ बातें नहीं करती, बल्कि जो कहती है उसे पूरा करती है। कदम दर कदम यूनियन ने बड़ी जीत हासिल की। प्रोविडेंट फंड, दुर्घटना मुआवजा और सुरक्षा उपाय, इन छोटी जीतों ने मजदूरों का भरोसा बढ़ाया और दिखाया कि राष्ट्रीय स्तर पर HMS के नेतृत्व में हर स्तर की एकजुटता ने श्रमिकों को एक ऐसी मजबूत आवाज दी जो फैसलों को प्रभावित कर सके और स्थिरता ला सके। यूनियन का नेतृत्व उनके द्वारा किया जाता है और वे हमारे पास यानी HMS के पास कई मामले लाते हैं और HMS उच्च अधिकारियों के साथ बातचीत करता है। हम उन मुद्दों को सुलझाते हैं जैसे कि पेंशन या कर्मचारियों के PF का भुगतान, और सभी मजदूरों को एक UAN यूनिक नंबर दिया जाना चाहिए। हम उस पर काम कर रहे हैं। ये वे रणनीतियां हैं जिन पर हम आपस में चर्चा करते हैं और आजकल नियोक्ता एम्प्लॉयर्स एकजुट हैं और वे सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि उन्हें श्रम कानूनों की चिंता नहीं होनी चाहिए। श्रम कानूनों में लचीलापन होना चाहिए। जब भी वे कर्मचारियों को रखना चाहें रखें, जब भी निकालना चाहें निकाल दें। लेकिन अब क्योंकि हम 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन एक साथ आए हैं, हम मिलकर काम कर रहे हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि सरकार किसी भी नियोक्ता या बहुराष्ट्रीय कंपनी के दबाव में न आए। औद्योगिक शांति होनी चाहिए और इसे नियोक्ता, सरकार और श्रमिक नेताओं सभी को समझना चाहिए। अलंग में शिप रिसाइकलिंग उद्योग में कई बड़े नाम सामने आए हैं जो गुजरात में इस तरह की शिप रिसाइकलिंग को संभाल रहे हैं। एक तो शिपयार्ड मालिकों का एसोसिएशन है, जहां एक रेगुलेटर है जो मुंबई से DG शिपिंग है। एक राज्य स्तरीय रेगुलेटर भी है जो गुजरात मैरीटाइम बोर्ड है, और एक शिप रिसाइकलर एंड जनरल वर्कर्स यूनियन है, बहुत सकारात्मक भूमिका निभा रही है और नेशनल शिपिंग बोर्ड के सामने मजदूरों के कल्याण, उनकी सुरक्षा से जुड़े कई मुद्दे उठा रही हैं। भले ही उनका मानना है कि यह उद्योग से कैमरा आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन उनका यह भी मानना है कि इस विकास के साथ मजदूरों को और अधिक लाभ मिलने चाहिए और शिपयार्डों में अधिक स्वच्छ परिस्थितियां होनी चाहिए। इसलिए यूनियन और अलंग प्रशासन बहुत सक्रिय हैं और वे सामाजिक कल्याण और अलंग में शिप रिसाइकलिंग यार्डों के विकास के लिए बहुत सारे सकारात्मक कदम उठा रहे हैं। इसलिए हम नियमित रूप से उनके साथ समन्वय कर रहे हैं। अपनी नीतियां बनाते समय हम उनसे बहुत सारे विचार लेते हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। नीति निर्माण के लिए हम उनके इनपुट लेते हैं। और उनके सकारात्मक इनपुट की वजह से हम अपनी कुछ नीतियों को बदलने में सक्षम हुए हैं, जो अब अलंग में इस क्षेत्र के विकास के लिए सहायक है। सोशल डायलॉग, सामाजिक संवाद, यह वह मंच था जहां 3 मुख्य स्तंभों, मजदूरों, नियोक्ताओं और सरकार को एक दूसरे के बारे में बात करना बंद करके एक दूसरे से बात करने के लिए आना पड़ा।
मूल रूप से यह एक दो तरफा संवाद होना चाहिए जहां सभी हितधारक शामिल हों, ताकि एक साझा मंच पर पहुंचा जा सके जहां कॉमन हाउसिंग सोसाइटी या ऐसी ही कोई चीज बनाई जा सके। लेकिन इसके कई पहलू हैं जो काम को रोक सकते हैं। यह एक ऐसा संवाद होना चाहिए जिसमें हर एक हितधारक शामिल हो। लेकिन हाँ, यह कुछ ऐसा है जिसे भविष्य में सुलझाना होगा, क्योंकि इस संवाद में हर हितधारक की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इस संवाद ने टकराव को सामूहिक कार्रवाई में बदल दिया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने इस परिस्थिति को समझा और इस महत्वपूर्ण त्रिपक्षीय ढांचे का समर्थन किया। इस एकजुटता का नतीजा और ILO पिछले 2 वर्षों से अलंग शिप रिसाइकलिंग पहल में शामिल होने के लिए बहुत भाग्यशाली रहा है। और मुझे कहना होगा कि मैंने कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दों पर बहुत बड़ा सुधार देखा है। मजदूरों की यूनियन, सरकारी संस्थानों और नियोक्ताओं के बीच एक अच्छा सामाजिक संवाद है। इस एकजुटता का नतीजा सोच में बदलाव के रूप में सामने आया। सोच में बदलाव के रूप में सामने आया। जहाज मालिकों, गुजरात मैरीटाइम बोर्ड GMB और सरकार ने एक पेशेवर, प्रशिक्षित और यूनियन से जुड़े कार्यबल के आर्थिक और नैतिक मूल्य को समझा। कहानी अब कमजोरी से बदलकर सहयोग पर आ गई। आज इसी सहयोग ने अलंग के सिस्टम को गवर्नेंस, शासन के एक मॉडल के रूप में स्थापित किया है। 10 साल पहले सारी ताकत नियोक्ताओं के पास थी। अब मजदूरों, नियोक्ताओं और सरकार के बीच ताकत का एक संतुलन है और मैं भारत की इस स्थिति को लेकर वास्तव में सकारात्मक महसूस करता हूँ। ये अभी भी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है, इसमें अभी भी सुधार हो सकता है, लेकिन आगे बढ़ने की दिशा बिल्कुल साफ है। भारत में ये उद्योग अब पेशेवर है, इसे अच्छी तरह से प्रबंधित किया जा रहा है। सामाजिक भागीदारों के बीच संबंध वास्तव में अच्छे हैं। मूल रूप से उद्योग को बेहतर बनाने के लिए हर कोई साथ है। हर कोई समझता है कि यह सर्कुलर इकोनॉमी, चक्रीय अर्थव्यवस्था में कैसे फिट बैठता है। शिप रिसाइकलिंग भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत के अपने भविष्य के दृष्टिकोण में कैसे योगदान देगी। तो क्षेत्रीय विकास के मामले में उदाहरण के लिए गुजरात में शिप रिसाइकलिंग को एक अच्छा उद्योग बनाने के लिए लगभग सब कुछ सही दिशा में है। तो 1982 में भारत में अलंग में शिप रिसाइकलिंग शुरू हुई थी। आज की तारीख में पिछले 40 वर्षों में विभिन्न प्रकार के 9000 से अधिक जहाजों को रिसाइकल किया जा चुका है। अगर आप मुझसे शिप रिसाइकलिंग से बरामद स्टील की मात्रा पूछें तो यह लगभग 70 मिलियन टन के बराबर है। इससे कोई भी सचमुच 9000 इफिल टावर बना सकता है। पिछले 16 वर्षों में शिप रिसाइकलिंग में मैंने जो देखा है, मतलब मैं कह सकता हूं कि इस प्रक्रिया में जबरदस्त बदलाव आया है, खासकर जब बात स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण की आती है। जब मैं सुरक्षा कहता हूं तो यह पूरी तरह से मजदूरों के बारे में है। साल 2009 में उनका जो नजरिया था और आज शिप रिसाइकलिंग यार्डों में जो नजरिया है, इस बदलाव को केवल वही व्यक्ति बता पाएगा जिसने इसे खुद देखा है। अगर आप अब किसी शिप रिसाइकलिंग यार्ड में जाते हैं तो आप लोगों को सभी व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE पहने हुए देखते हैं। वे अच्छी तरह से प्रशिक्षित हैं। काम करते समय वे आत्मविश्वास से भरे होते हैं। लेकिन 2009 में ऐसा नहीं था। 2009 में जब मैं पहली बार शिप रिसाइकलिंग यार्ड गया था तो किसी भी बाहरी व्यक्ति के आने और देखने को लेकर बहुत हिचकिचाहट होती थी। और अब 2026 में लगभग 115 शिप रिसाइकलिंग यार्ड हैं जो हांगकांग कन्वेंशन के मानकों का पालन करते हैं और वे सभी अपने यहाँ आने वाले किसी भी आगंतुक के लिए अपने दरवाजे खोलते हैं ताकि वे शिप रिसाइकलिंग उद्योग में किए गए बदलावों को देख सकें। तो इसमें बहुत बड़ी क्षमता है। तो मूल रूप से अलंग में शिप रिसाइकलिंग का कारोबार पूरे एशिया में सबसे बड़ी शिप रिसाइकलिंग सुविधाओं में से एक है और हमारी विस्तार योजना पूरी होने के बाद यह जल्द ही दुनिया की सबसे बड़ी सुविधाओं में से एक होगी। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि शिप रिसाइकलिंग का बिजनेस एक प्रदूषण फैलाने वाला या गंदा काम है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब ऐसी तकनीकें मौजूद हैं जिनमें शिप रिसाइकलिंग से निकलने वाले सभी प्रदूषकों को अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार प्रोसेस किया जाता है।
इसके लिए जीएमबी ने साइट पर विभिन्न सुविधाएं विकसित की हैं और हमने देश भर में अन्य प्रदूषण उपचार सुविधाओं के साथ भी सहयोग किया है, जहां हम कुछ ऐसे प्रदूषक भेजते हैं जिनका उपचार हम अपनी सुविधा में नहीं कर सकते। उन्हें उन सुविधाओं में भेजा जाता है जिन्हें ऐसे खतरनाक पदार्थों के उपचार के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। भले ही यह उद्योग गुजरात के एक छोटे से गांव में चल रहा है, लेकिन इसका वैश्विक प्रभाव है। जहाज मालिकों का प्रभाव, शिपिंग कंपनियों का प्रभाव जो अपने जहाज बेच रही हैं, यूरोप के बैंकों का प्रभाव, कैश बायर्स का प्रभाव और ILO, IMO व बेसेल का प्रभाव। संयुक्त राष्ट्र की ये तीनों विशेष एजेंसियां हैं और इन तीनों के अपने दिशा निर्देश हैं। स्थानीय आवाज को वैश्विक उद्योग से जोड़ने के लिए एक मजबूत ढांचे की जरूरत थी। इंडस्ट्रियल ग्लोबल यूनियन ने इस रणनीति को एक औपचारिक रूप दिया। इसीलिए हमने जहाजों के सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल रिसाइकलिंग के लिए हांगकांग कन्वेंशन को चुना, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था में एक सकारात्मक योगदान दे रहा है। हमने उन देशों में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर काम किया ताकि वे अपनी सरकारों पर इस कन्वेंशन को मंजूरी देने का दबाव बना सकें, और हमने जहाज मालिकों, फाइनेंशियर्स और इस पूरी वैल्यू चेन में शामिल लगभग हर किसी के साथ काम किया, और हमें लगता है कि हम उद्योग को बेहतर बनाने की सही राह पर हैं। हांगकांग कन्वेंशन का सफल अनुसमर्थन इतिहास का सबसे बड़ा मील का पत्थर है। इस कामयाबी को आगे बढ़ाते हुए प्रगतिशील नियोक्ताओं ने भी इस बदलाव को गहरा करने में एक उल्लेखनीय भूमिका निभाई। अब सभी यार्ड्स HKC के नियमों का पालन कर रहे हैं और तटीय मैदानों की सुरक्षा के लिए कंक्रीट के ढांचे बनाए गए हैं। उन्होंने नियमों को और कड़ा किया ताकि जहाज का कोई भी हिस्सा समुद्र में न गिरे और हर हिस्से को सुरक्षित रूप से उठाकर किनारे पर लाया जाए। सबसे दूरदर्शी नियोक्ताओं ने इससे भी आगे बढ़कर काम किया और वर्कर्स हाउसिंग कॉलोनीज में निवेश किया, जिससे मजदूरों को सम्मानजनक जीवन मिला। इन कोशिशों ने बदलाव के प्रति एक सकारात्मक नजरिया दिखाया और अलंग की साख को एक विश्व स्तरीय रिसाइकलिंग हब के रूप में मजबूत किया। देखिए, HKC मूल रूप से एक कन्वेंशन है। इस कन्वेंशन को कानूनी समर्थन के साथ अपनाना जरूरी है। अब कानूनी समर्थन का मतलब है कि एक ऐसा कानून होना चाहिए जहां नियमों का पालन न करने पर कड़ी सजा का प्रावधान हो। यह जुर्माने के रूप में हो सकता है या एक निश्चित अवधि के लिए काम रोकने या प्रतिबंध लगाने के रूप में हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि यह HKC एक ऐसा कानून बनाने का बहाना बन जाए जो अनुपालन का असहनीय बोझ डाल दे और व्यापार को आसान बनाने, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की प्रक्रिया को ही खत्म कर दे। इसलिए शिप रिसाइकलिंग रेगुलेशंस, शिप रिसाइकलिंग एक्ट और शिप रिसाइकलिंग रूल्स, ये वो कानूनी ढांचा प्रदान करते हैं जो हांगकांग कन्वेंशन को संहिताबद्ध और समाहित करता है। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। आगे का हर प्रगतिशील कदम इसी आधार से शुरू होता है। यह वह न्यूनतम ढांचा है जिसके नीचे आप काम नहीं कर सकते और आपको करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि तब आप नियमों का उल्लंघन कर रहे होंगे। इसके ऊपर आप कैसे काम करते हैं, आप कितनी प्रगतिशीलता से जुड़ते हैं, आप क्या सुविधाएं देते हैं और कितनी जल्दी और मुनाफे के साथ साझेदारी करते हैं, यही असली कहानी है। किसी संपत्ति यानी जहाज की रिसाइकलिंग मुनाफे और मूल्य की कहानी है। और हम इसे मूल्य की कहानी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप भारत को सबसे प्रमुख वैश्विक गंतव्य के रूप में पेश कर रहे हैं। यानी शिप रिसाइकलिंग यूनिट के विकास में सिर्फ मेरा या आपका नहीं, बल्कि हर किसी का हित जुड़ा है। यह नौकरियां देता है, परिवारों का पेट पालता है और भारत के उज्जवल भविष्य को संवारता है। अगला महत्वपूर्ण ध्यान डाउनस्ट्रीम रिसाइकलिंग और उन्नत कचरा प्रबंधन पर है। इसके लिए लगातार सामाजिक संवाद की आवश्यकता है ताकि सामूहिक समझौते, कलेक्टिव बार्गेनिंग भविष्य के सुधारों को आगे बढ़ा सकें। अगला महत्वपूर्ण ध्यान डाउनस्ट्रीम रिसाइकलिंग और उन्नत कचरा प्रबंधन पर है। इसके लिए लगातार सामाजिक संवाद की आवश्यकता है ताकि सामूहिक समझौते, कलेक्टिव बार्गेनिंग भविष्य के सुधारों को आगे बढ़ा सकें। अलंग अब सिर्फ एक उद्योग नहीं है, यह पूरे दक्षिण एशिया के लिए भारत का एक ब्लूप्रिंट, प्रारूप है। मजदूर संगठित हुए, वैश्विक समुदाय एकजुट हुआ और पूरा उद्योग बदल गया। यह एकजुटता की वो विरासत है जो हमेशा बनी रहेगी। अलंग की यूनियन ने सिर्फ
इस उद्योग को नहीं बदला, बल्कि दुनिया को एक बेहतरीन मिसाल दिखाई कि बदलाव कैसे लाया जाता है।